आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने सेलेक्ट लर्निंग अड्डा में। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में बात किया था फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसी के आगे आज हम और देखने वाले हैं थोड़ा सा और आज। तो जैसा कि आपका तैयारी चल रहा होगा और यहाँ पर हम सब लोग देखने वाले हैं वन नाइट फाइट, कैसे नंबर को हम स्कोर करें। तो आइए बात करते हैं अपने सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको ज़रूर देख के आइए। अगर आपको पहला वीडियो पूरा है ना तैयार है तो ध्यान रखिए आप उसी से पूरा पास हो सकते हैं। चलिए इस पे बात करते हैं। यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बर्नौली इक्वेशन। तो इसमें आएगा बस उसके आगे कुछ प्रिंसिपल हैं जिसको हमें ध्यान रखना है। आइए समझते हैं सबसे पहले पृष्ठ तनाव के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके बोर्ड में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऐसा होगा, पृष्ठ तनाव की व्याख्या करते हुए इसकी विमा तथा मात्रक लिखिए। देखिए बहुत ही आसान है, मैं जानता हूँ आप सभी लोग ज़्यादा लिखना नहीं चाहते हैं, तो आपके लिए उतना ही कंटेंट यहाँ पर दिया गया है जितना आप लिख के आएँ और आपको पूरा नंबर मिले। तो यहाँ पर आइए समझते हैं कैसे। पृष्ठ तनाव की व्याख्या करते हुए इसकी विमा तथा मात्रक लिखिए। देखिए 2-3 लाइन में यहाँ पर उसकी पूरा डेफिनीशन और सब चीज़ हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे पूछा गया भाई पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो आप कहेंगे कोई एक द्रव है, ठीक है, उस द्रव की सतह पर हम मान लेंगे एक लाइन है, कल्पना कर लेंगे, ठीक है। इस काल्पनिक रेखा, ये इसकी लंबाई मान लीजिए कितना है, एल है, कितना है, एल। तो इसकी लंबाई पर है ना बल लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, बल। ऐसे बहुत चारों तरफ क्या लग रहा होगा, बल लग रहा होगा, है ना। ये जो लाइन है ना ये दोनों तरफ से ऐसे खींच रहा होगा, खींचने के प्रयास कर रहा होगा, है ना। इसी के लंबाई पर जो बल लगता है ना यही गुण क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव। अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे फॉर्मूले से। तो देखिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं एक हमारे पास एक ए बी है ना, काल्पनिक लंबाई है जिसकी लंबाई कितनी है, एल है, स्मॉल एल, ठीक है। और उस पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है एक समान रूप से। तो इसका जो पृष्ठ तनाव होगा T बराबर, आप ध्यान रखिए आपका जो होगा फोर्स अपान लंबाई, क्या होगा, फोर्स अपान लंबाई। तो ऐसा ही कुछ आपको लिख के आना है एग्जाम में। अगर हम यहाँ पर बात करें इसके SI मात्रक की, किसकी, SI मात्रक, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बल का मात्रक होगा वो आपको क्या होता है, न्यूटन पर लंबाई से डिवाइड है तो ये आपका मीटर हो गया, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर। आइए इसकी विमा को देखते हैं, है ना, विमा के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो विमा होगा T का विमा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बल का विमा है वो आपका क्या होता है, mL/T⁻⁻² होता है और लंबाई क्या होती है, L, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो L से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि इसके पावर में कितना आ जाएगा, 0, mL/0। ये कैंसिल आउट हो चुका है ना, कैंसिल हुए पार्ट को हम 0 से शो करेंगे। और T⁻⁻² ये आपका विमा है। बस आपको इतना सही लिख के आना जहाँ से आपको पूरा नंबर मिलेगा। आइए बात करते हैं सेकंड पार्ट पर। तो भैया आपके लिए एक और बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, पूछा जाता है रेनॉल्ड्स संख्या क्या होती है और इस संख्या से आप द्रव प्रवाह किस प्रकार ज्ञात करेंगे, है ना, बताना है इसके बारे में। ये कौन सी संख्याएं होती हैं, इनका काम क्या होता है। तो देखिए रेनॉल्ड एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया जब भी किसी पाइप में एक द्रव बहता है तो उसके लिए उन्होंने बताया कब द्रव कंटिन्यूअस फॉर्म में फ्लो करता है, ठीक है, और कब जो द्रव होता है ना वो विक्षुब्ध हो जाता है, उसका जो फ्लो का रेट होता है बहुत ज़्यादा होता है। ये सारी बातें किसने बताया, रेनॉल्ड ने। उन्होंने अपने अकॉर्डिंग एक संख्या डिसाइड की जिसमें यहाँ पर हम जो एग्जाम्पल लेंगे वो बात करेंगे। अभी हम यहाँ पर नीचे पानी के लिए, तो पहले नंबर तो आप ये ध्यान रखिए, इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पे, है ना, प्रयोगों के आधार पे पाइप में बहते हुए द्रव पर, है ना, पाइप में बहते हुए द्रव प्रवाह को ज्ञात करने के लिए एक विमाहीन संख्या का जन्म दिया। मतलब एक संख्या है उसकी कोई विमाएं नहीं होती है। तो उन्होंने बताया ये जो आपका रेनॉल्ड संख्या होती है कुछ इस तरह से संबंध होती है, किसमें घनत्व में, ठीक है, श्यानता गुणांक में और उसके वेग में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ,
इसका जो मान होता है वो आपका आर एन, ये बेस में है, ठीक है। आपका होता है रो वी डी, डी क्या है, उसका व्यास है पाइप का, ठीक है। और नीचे होता है श्यानता गुणांक। तो ये इसका एक सूत्र है, जिन्होंने, है ना, इस नंबर के बारे में एक जानकारी दी। एक रेनॉल्ड्स संख्या जो होती है एक संख्या होती है, क्या होती है, संख्या। तो देखिए यहाँ पर यदि आर एन का मतलब रेनॉल्ड्स संख्या ज्ञात होने पर द्रव के वेग का मान ज्ञात किया जा सकता है। कैसे, देखिए अगर हम पानी के लिए बात करें तो ध्यान रखिए आप, ये जीरो से अगर नंबर जीरो से लेकर के कितना है 2000, तो उसका जो प्रवाह होगा वो कैसा होगा, धारा रेखीय होगा, ठीक है। और अगर 200 से 300 के बीच में है तो वह जो प्रवाह होगा वो अस्थाई होगा, जिसमें, है ना, एक लिमिटिंग वाला कंडीशन लग जाएगा, ठीक है। सीमांत की बात होगी, बस अब ये विक्षुब्ध होने वाले होते हैं, ठीक है, हुआ नहीं है। और अगर मैं 300 से ऊपर, 3000 से ऊपर की बात करूं, अगर उसका नंबर है तो ध्यान रखें वह जो प्रवाह होगा ना कैसा होगा, विक्षुब्ध होगा। जैसे नदी में पानी फ्लो करता है बहुत ज़्यादा स्पीड में, इधर उधर उल्टा सीधा, है ना, ये आपका जो प्रवाह होता है ये आपका कैसा प्रवाह होता है, विक्षुब्ध होता है, ठीक है। तो इसी संख्या के आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं उसका प्रवाह कैसा है, धारा रेखीय है कि नहीं है, कि विक्षुब्ध है। तो ये संख्या होती है, ठीक है, जो जानकारी देती है कि इसका प्रवाह कैसा है, ठीक है, उसके नेचर को बताती है। आइए दोस्तों बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। बर्नौली प्रमेय का उल्लेख कीजिए और उसे सिद्ध कीजिए। इस प्रमेय का व्यवहारिक उपयोग क्या है। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। अगर 2 नंबर में आया बर्नौली प्रमेय का उल्लेख कीजिए तो आपको थोड़ा सा लिखना है, अगर सिद्ध करना है तो 5 नंबर हो गया। या पूछा जाए इस प्रमेय का, ठीक है, व्यवहारिक उपयोग क्या है, तो हम आगे देखेंगे इसका उपयोग क्या है और कहाँ पर हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं बर्नौली प्रमेय क्या होता है। तो आप ध्यान रखिए, जब भी एक पाइप में, है ना, हम क्या करते हैं, द्रव को फ्लो कराते हैं, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पर ये चीज़ देखा गया कि इसके प्रति एकांक आयतन में जो दाबीय ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है और एक स्थितिज ऊर्जा होती है, और दूसरे पॉइंट पर भी इन्हीं तीनों ऊर्जा की बात की जाए, वो नियत होती है। क्या होती है, नियत। तो ध्यान रखेंगे ऐसे प्रमेय को हम क्या कहते हैं, बर्नौली का प्रमेय कहते हैं। और ये सिद्धांत केवल, है ना, हम बात करेंगे आदर्श द्रव के लिए, यानी कि आदर्श द्रव वे होते हैं जो असंपीड्य होते हैं और आसयान होते हैं, ठीक है। और यह जो सिद्धांत है ना, यह जो प्रमेय है, यह आपका ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। तो आप यहाँ पर पूरी बात पढ़ करके और आप समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब जब कोई द्रव, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर, है ना, इसके प्रति एकांक आयतन में कुल ऊर्जा क्या होती है, नियत होती है। कुल ऊर्जा का मतलब दाबीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का एक योग क्या होता है, नियतांक होता है। और आप चाहें तो इस समीकरण का नाम इसी के नीचे लिख दें, जस्ट आपका क्या होता है, P + हाफ रो V² प्लस रो GH बराबर क्या, नियतांक। ये बात आप जरूर लिख के आएंगे और इसके आगे हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है, नियतांक। अच्छा, आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, तीनों के तीनों टर्म, है ना, एनर्जी है कि नहीं है। ये दाबीय ऊर्जा हो गया, ये आपका गतिज ऊर्जा हो गया और ये आपका स्थितिज ऊर्जा, यानी कि तीनों का सम एक नियतांक के बराबर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसकी जो कुल ऊर्जा होती है कांस्टेंट होती है, नियत होती है, ठीक है। तो इसलिए यह प्रमेय ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। तो आइए समझते हैं इसको कैसे हमें प्रूव करना है। तो आइए समझते हैं इसको कैसे हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर आपके सामने है ना एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये x सिरा है और ये आपका y सिरा है, जहाँ पर हम मानते हैं कुछ बातें जो आपको यहाँ पर, ये चित्र नंबर पहला है, ठीक है, फोटो नंबर 1, ठीक है, 1 है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो x सिरा है ना, उस पर दाब कितना लग रहा है, P1, और y सिरे पर कितना दाब लग रहा है, P2 लग रहा है। कितना लग रहा है, P2। अब देखिए, अगर इसी दाब का अंतर होगा ना तभी ये द्रव फ्लो कर सकता है। जो भी कुछ इसके अंदर एनर्जी द्रव के कण में आएगी वो इस दाबांतर के कारण आएगी। अगर दाब में कोई अंतर ही ना हो
तो ध्यान रखें ये लिक्विड फ्लो करने वाला नहीं है, इसीलिए हम इसको ऐसे शो कर रखे हैं। दाब आपका एक इधर से लगेगा, एक इधर बाहर से लगेगा, जहाँ पर P1 ज़्यादा पड़ जाएगा और P2 कम, जिससे लिक्विड इधर से इधर आपका फ्लो करने लगेगा। अगर किसी दिन P2 ज़्यादा पड़ जाए तो P2 से है ना ऊपर की तरफ लिक्विड फ्लो करने लगेगा। तो ऐसा कुछ है आपका। तो यहाँ पर हमने वही सब चीज़ मान लिया कि भाई x सिरे पर दाब P1 है, y सिरे पर दाब P2 है, x सिरे का क्षेत्रफल A1 है, y सिरे का क्षेत्रफल A2 है, और यहाँ का वेग x सिरे का V1 है और y सिरे का जो वेग है कितना है, B2 है। ये सब चीज़ हो गया। अब यहाँ पर एक बात हमारा ध्यान रखना, यहाँ पर हम जो भी बात करेंगे वो एकांक समय के लिए होगा। किसके लिए होगा? एकांक समय के लिए और एकांक आयतन के लिए होगा, तभी हम इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज़ है, यहाँ पे x सिरे पर प्रवेश करता है जब द्रव, तो वह 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा, b1। आप जानते हैं x दूरी बराबर क्या होता है, चाल बटे समय। समय अगर 1 सेकेंड है तो दूरी किसके बराबर होगा, चाल के। तो वही चीज़ है जो आपका 1 सेकेंड में जो दूरी की बात की जाए तो b1 होगा। कितना होगा, b1। तो यहाँ पर अगर हम समझें बल कितना लगाया, तो आप जानते हैं बल बराबर जो होता है दाब के रूप में F बराबर क्या होता है, P इंटू ए होता है। ठीक है, वैसे P बराबर F अपान ए होता है, तो F बराबर कितना होगा, P इंटू ए। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 1 सेकेंड में x सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य, तो आप कहेंगे सर अगर कार्य निकालना तो बल इंटू क्या दे दो, विस्थापन। बल इंटू क्या, विस्थापन। विस्थापन कितना, b1। तो आप ध्यान रखिए बल का मान कितना आया था, ये P1 A1 B1। ठीक है, P1 A1 B1। ठीक है, और अगर देखा जाए ध्यान से, ये आपका A1 B1 जो होगा आयतन बन जाएगा। क्या बनेगा, आयतन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ज़रा, P1, ठीक है, A1 B1 क्या बन गया, आयतन। ये आपका क्या है, आयतन है भाई, कितना, V1। ठीक है, क्या है, V1 है। और हम बात करेंगे ऐसे ही y सिरे पर जो बल लगेगा P2 इंटू A2 लगेगा, और इसके विरुद्ध जो हमें कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, y सिरे पर। ठीक है, सेम ऐसा ही आपका आने वाला है, क्या, P2 इंटू V। अच्छा, ये दोनों का आयतन बराबर होगा, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं A1 और B1, जितना लिक्विड 1 सेकंड में आगे बढ़ेगा उतना ही लिक्विड 1 सेकंड में निकल जाएगा बाहर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं P1 B1 लिखो या P2 B2 लिखो, लेकिन बाद में आपको दोनों को बराबर लेना है। क्या लेना, बराबर। तो यहाँ पर हमने नीचे वही बात लिख दी है, 1 सेकंड से x सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव और y सिरे से उतने ही द्रव जो निकलेंगे या बाहर पास करेंगे, वो उनका आयतन क्या होगा, सेम। इसलिए हमने दोनों का आयतन क्या कर दिया, बराबर। अगर ऊर्जा में वृद्धि देखनी है तो आप क्या करेंगे, ऊर्जा माइनस कर दें भाई, ज़्यादा में से कम को माइनस कर दें, P1 B माइनस P2 V। यहाँ पर आपको है ना V कॉमन हो जाएगा, P1 माइनस P2 बराबर आपको क्या आ जाएगा, यहाँ से V आ जाएगा। अब हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1, जो कुल ऊर्जा की वृद्धि है ना गति, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे ध्रुव द्वारा किया गया कुल कार्य, यही दाबांतर के ऊर्जा के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर आप देखिए ध्रुव पर किया गया कुल कार्य जो होगा आपका, वो कितना होगा, वही सेम चीज़ जो अभी मैंने नीचे लिखा था यहाँ पर। ठीक है, ये तो गतिज ऊर्जा का था। तो आप यहाँ पर देखिए ज़्यादा दाबीय ऊर्जा में से मैं माइनस कर देना, वही आपका क्या होगा, वृद्धि होगा या द्रव पर किया गया कार्य होगा। P1 B माइनस के क्या, P2 V। आप यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, माइनस करने का मतलब BV कॉमन हो सकता है, P1 माइनस P2, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर V। ठीक है, अब हम ऐसे ही सेम बात करने वाले हैं भाई, ये जो दाबीय ऊर्जा में परिवर्तन आया है ना, ये क्या करेगा ना, उसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि कर देगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो इंक्रीमेंट करेगा ही करेगा। अब वो कितना होता है, आइए उसको देखते हैं, समझते हैं। देखिए वो जो आपका द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा, ध्यान रखिए जहाँ पर गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे, हाफ क्या होता है,
हाफ एम वी, है ना। देखो प्रति एकांक आयतन में दोनों का द्रव्यमान सेम होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। ये वेग वाला है। v1 v2 माइनस के क्या हो जाएगा यहाँ पर b1 हाफ एम वी 1 का स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं mm कॉमन हो जाएंगे। चलिए कॉमन करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है। और बात करें अब स्थितिज ऊर्जा में कमी कितनी होगी, तो कमी को आप आराम से निकाल सकते हैं। कमी कैसे निकालेंगे देखिए, तो देखिए यहाँ पर जो द्रव की स्थितिज ऊर्जा होगी वो आपकी क्या होगी mg, पहले वाली की हाइट ज़्यादा थी तो mg h1 माइनस क्या mg h2, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखी जाए द्रव की ऊर्जा में नेट वृद्धि कितना हुआ, तो आप यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, जो आपका काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन आया है ना डेल्टा के ई माइनस क्या कर देंगे, क्या माइनस करेंगे स्थितिज ऊर्जा को, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ये अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है क्या, देखिए लिखेंगे आप हाफ एम बी टू का स्क्वायर माइनस हाफ एम बी वन का स्क्वायर, ठीक है। और आगे आ जाइए माइनस, और देखिए ये मान मैं रखने वाला हूँ तो आपको माइनस का मिल जाएगा एम जी एच वन, ठीक है। और प्लस के मिल जाएगा क्या एम जी एच टू, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वृद्धि आई है ना, यही वृद्धि द्रव पर किए गए कार्य की क्या होगी बराबर होगी, क्योंकि यही कारण होता है इसका, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, जो दाबीय ऊर्जा आया था और ये जो ऊर्जा में वृद्धि आई है ना, इसको आपको याद रखना है। हम काइनेटिक में से पोटेंशियल को माइनस करेंगे। अगर आपने इस केस में अगर उल्टा कर दिया तो गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा, तो आप इसको ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं, इनको हम क्या करेंगे, इस एनर्जी को है ना, जो आपका दाबीय ऊर्जा आया था, है ना, दाबीय ऊर्जा यानी कि द्रव पर किया गया जो कार्य देखा था हमने नेट, यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं ये जो कार्य आया था ये वाला, ठीक है, इसको हम बराबर करने वाले हैं। तो देखिए कैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है किया गया जो कार्य होगा, ठीक है, ऊर्जा नेट वृद्धि के क्या होगा बराबर। तो आप यहाँ पर बराबर कर देंगे P1 माइनस क्या P2, यहाँ पर आयतन हो जाएगा बराबर। और अभी आप आगे देख चुके थे, यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ, ये पूरी बात यहाँ पे लिख देना है, नोट कर देना है, ठीक है। हाफ एम बी टू का स्क्वायर माइनस हाफ एम बी वन। हाँ तो देखिए यहाँ पर हम रख रहे हैं सारे मान, एम बी वन का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या मिला था माइनस के एम जी एच वन, ठीक है। और आगे आया था आपका, और यहाँ पर प्लस था एम जी एच टू। आपको एक बात मैं बता दूँ, जो इसका घनत्व होगा रो बराबर एम अपान क्या होता है वी। तो आप ध्यान से देखिए, अगर इस आयतन से हम डिवाइड कर दें दोनों साइड में, दोनों पक्षों में, है ना, v से, तो इधर आपको क्या मिल जाएगा P1 माइनस P2। आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप याद रखें, है ना। यहाँ पर m अपान क्या बनेगा v, m अपान v हमने दोनों पक्षों में किससे डिवाइड किया है v से, ठीक है। तो यहाँ पर v2 का स्क्वायर ये आपका वेलोसिटी है माइनस हाफ m b1 का स्क्वायर अपान क्या यहाँ पर आयतन कैपिटल V माइनस m अपान क्या v जी एच वन, ठीक है, प्लस और यहाँ पर m अपान v आयतन इंटू जी और इंटू स्मॉल h में h2। अब आप देखिए m अपान b क्या बन जाएगा रो, P1 माइनस P2 बराबर हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो B1 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये भी रो बन चुका है रो जी एच वन प्लस रो जी एच टू का स्क्वायर। आप देखिए ध्यान से, ये और ये, है ना, 2 वाले पार्ट एक साइड में कर दें और 1 वाले पार्ट एक साइड में कर दें आप, तो यहाँ पर आपको मिलेगा P1 प्लस हाफ रो 1 जी रो V2 का V1 का स्क्वायर, ठीक है, B1 का स्क्वायर प्लस और क्या मिलेगा रो जी एच वन बराबर इधर आपका आ जाएगा P2। तो P2 आ गया, उधर माइनस था इधर आया प्लस, ये P2 है, प्लस का हो गया प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी एच टू, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, यही सेम टर्म इधर रिपीट कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये किसके बराबर होंगे नियतांक के बराबर होंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं।
तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन था, आप इसको अच्छे से तैयार कर लें, 100% आपके ये एग्ज़ाम में आएंगे। और यहाँ पर और समझते हैं बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग, कहाँ कहाँ पर इनका यूज होता है। फुहारे पर गेंद का टिकना, है ना, कैसे वो गेंद उस पर टिका होगा, आप इसको याद कर लें पूरा पॉइंट सारा, है ना, आपको बस ये सारे पॉइंट लिख के आ जाने हैं। एटॉमाइजर या स्प्रे में इसका उपयोग होता है। हवाई जहाज का वायु में उड़ना, मैग्नेस प्रभाव, है ना, ये सारे इसके क्या हैं, अनुप्रयोग हैं। तो आप यहाँ तक बहुत अच्छी तरह से दोनों वीडियो से आप तैयारी करें, है ना, जिससे आपके एक अच्छे नंबर आ जाएं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे आपसे अगले लेक्चर में बात करेंगे, जो इसके आगे का हम पार्ट आपको बताएंगे। वैसे ये 2 लेक्चर आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इसको तैयार कर लें और जिससे आपके अच्छे से नंबर आ जाएं। थर्ड वाला भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन ये 2 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।